दोस्तों सोचिए एक ऐसा लड़का जिसके पास ना टीचर है, ना प्रॉपर स्कूल एजुकेशन और ना ही रिसोर्सेज, फिर भी वो दुनिया के टफेस्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में मास्टर कर लेता है। कैसे? ये सब शुरू हुआ एक बुक से, ये अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स, ये बुक का नाम है। ये कोई नॉर्मल टेक्स्ट बुक नहीं थी। इस बुक में 5000 प्लस मैथमेटिकल रिजल्ट यानी कि थ्योरम्स, फार्मूला, आइडेंटिटीज दिए गए थे। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह थी कि उनमें एक्सप्लेनेशन या डिटेल प्रूफ था ही नहीं। जहां नॉर्मल स्टूडेंट क्या करते हैं कि फार्मूला याद करते हैं, एग्जाम में लिखते हैं और ख़त्म काम हो जाता है उनका। लेकिन रामानुजाचार्य जी ने क्या किया था कि हर फार्मूले को देखकर वो खुद सोचते थे कि ये रिजल्ट आखिर आया कैसे। फिर वो अपने दिमाग से उसका प्रूफ रिक्रिएट करते थे और जब समझ में आ जाता था तब वो उसको आगे एक्सटेंड कर देते थे। जैसे समझ लेते हैं एक नॉर्मल स्टूडेंट है तो 2 + 2 को वो 4 याद कर लेगा। रामानुजाचार्य जी क्या करते थे कि 2 + 2 4 आखिर क्यों आया, अगर 2 की जगह कोई और पैटर्न बन सकता है तो वो क्या होगा, क्या इसका कोई डीपर पैटर्न एग्जिस्ट करता है, आंसर सही है या गलत है, सिस्टम कैसे ये इस आंसर को ला रहा है, ये समझने की कोशिश कर। दोस्तों बात है 1913 की। एक अननोन इंडियन क्लर्क जिसके पास ना डिग्री है ना रेपुटेशन, वो डिसाइड करता है कि दुनिया का सबसे बड़ा मैथमेटिशियंस को चैलेंज देने का। ये इंसान थे श्रीनिवास रामानुजन जी ही, और जिसे उन्होंने लेटर भेजा था G.H. हार्डी। ये कोई नॉर्मल सर प्लीज़ हेलो हेल्प मी वाला लेटर नहीं था। ये लेटर था एक जीनियस मैथमेटिशियन को। इसमें लिखा था इन्फिनाइट की सीरीज, नंबर थ्योरी के कॉम्प्लेक्स रिजल्ट लिखे हुए थे, एलिप्टिकल फंक्शंस के फार्मूला लिखे थे, टोटल 120 मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स लिखे हुए थे। कहीं भी डिटेल प्रूफ नहीं दिया गया था, सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में आंसर दिए गए थे। सोचो हार्डी की सिचुएशन आखिर क्या होगी जब ऐसे आंसर्स देखेगा जो वो खुद भी नहीं निकाल पा रहा था। हार्डी की सिचुएशन ये थी कि वो दुनिया का सबसे फेमस मैथमेटिशियन था, तो उसको लगभग 100 से ज़्यादा पर डे लेटर्स आते थे। मोस्टली फेक होते थे, अमेच्योर लेवल के होते थे जो उसको पसंद नहीं आते थे। जब उन्होंने रामानुजाचार्य का लेटर देखा तो उन्होंने पहले तो यही रिएक्शन दिया कि कोई होगा, फ्रॉड टाइप का इंसान होगा। लेकिन फिर गेम चेंज हुआ। हार्डी ने कैजुअली 1-2 फार्मूला को चेक किया और वो लिटरली फ्रीज हो गए, मतलब शॉक में चले गए, क्योंकि जो फार्मूले लिखकर उनको लेटर में भेजे गए थे ना किसी बुक में थे, ना किसी नोन मैथमेटिशियन ने डिस्कवर किए थे। और सबसे डेंजरस बात ये थी कि वो एकदम करेक्ट लग रहे थे। तभी उन्होंने एक लाइन बोली थी अपने मन में, लेकिन आइदर दिस मैन इज अ जीनियस और फ्रॉड, बट लेकिन फ्रॉड करने वाला इतना ब्रिलियंट नहीं हो सकता, मैथमेटिक्स में उनका मतलब था। फिर क्या था, हार्डी ने अपने कुलीग J.E. लिटिल हुड को बुलाया और दोनों ने मिलकर पूरी रात हर फार्मूले को एनालाइज किया। कुछ फार्मूला समझ में आ गए थे, कुछ पार्शियली समझ में नहीं आए थे और कुछ बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग जा रहे थे। तो ये सिर्फ एक टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं थे, ये एक ऐसा माइंड था जो मैथमेटिशियंस के रूल्स को लिख रहा था। अब हार्डी तुरंत कन्विक्ट हो गए ये चीज़ देख करके। उन्होंने रामानुजाचार्य को अपने यहाँ बुलाया ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में। लेकिन प्रोग्राम क्या बना, रामानुजाचार्य कभी इंडिया से बाहर गए ही नहीं थे। रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर ज़्यादा आ गई, जैसे कि समंदर पार करना कैसे किया जाए। तो फाइनेंशियल इश्यूज भी उनके पास थे, क्योंकि इतने पैसे वाले थे नहीं कि वो पार करके जा सके। और एक तरफ उनका सपना था कि दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन के साथ में काम करने का, और दूसरी तरफ अपना देश, अपनी फैमिली और अपनी पहचान को छोड़ करके दूसरे देश में जाना था। आज भी इंडिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं जो अपॉर्चुनिटी के एक एक चांस के लिए वेट कर रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि रामानुजाचार्य ने वेट नहीं किया था, उन्होंने खुद दुनिया के दरवाजे नॉक किए थे। तो कभी कभी एक लेटर सिर्फ कागज़ का टुकड़ा नहीं होता है, वो डेस्टिनी का गेटवे होता है। लेकिन रामानुजन जी को नहीं पता था कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद उनकी लाइफ का सबसे बड़ा स्ट्रगल शुरू होने वाला था। दरअसल बात यह है कि जब श्रीनिवास रामानुजाचार्य इंग्लैंड पहुंचते हैं तो उन्हें सिर्फ एक नई जगह नहीं मिलती, उन्हें एक कंप्लीटली डिफरेंट दुनिया मिलती है। अब मद्रास की गर्मी से निकलकर कैम्ब्रिज की ठंडी हवाओं में पहुंचे थे। उनके पास प्रॉपर विंटर क्लोथ भी नहीं थे, बॉडी ऑलरेडी वीक हो चुकी थी क्योंकि इतना लंबा ट्रैवल करके आए थे। कभी कभी होता है ना कि आपका इन्वायरमेंट जो होता है वो आपके अगेंस्ट हो जाता है। कुछ यही हो रहा था रामानुजाचार्य जी के साथ में। अब रामानुजाचार्य जी स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन थे और उस टाइम इंग्लैंड में वेजिटेरियन ऑप्शन ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। वॉर का टाइम था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। तो रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो कई दिनों तक सिर्फ ब्रेड, मिल्क या फिर फ्रूट्स पर ही सर्वाइव कर रहे थे। अब आज हम डाइट चूज करते हैं, तब रामानुजाचार्य जी के पास कोई चॉइस नहीं होती थी। ब्रिटिश की सोसाइटी उस टाइम कॉलोनियल माइंडसेट में थी। एक इंडियन
डार्क स्किन वाला इंसान, डिफरेंट कल्चर वाला इंसान, इन सब चीज़ों को देखते हुए उनको खुद ब खुद जो वहाँ के लोग थे आउटसाइडर किस तरह ट्रीट करते थे। लेकिन रामानुजन जी जो थे एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट थे, उनका सर्कल ऑलमोस्ट जीरो था। और उनको सबसे बड़ा दुख तब होता है कि इतने सारे लोगों के बीच में होते हुए भी वो अकेला फील कर रहे थे। और फिर आया सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, इंडियन इंट्यूटिव माइंड वर्सेस वेस्टर्न लॉजिकल सिस्टम। फिर हार्डी और रामानुजाचार्य जी की मीटिंग होती है और अप्रोच होता है कि आप कैसे थ्योरम निकाले हैं। तो इसके बारे में हर थ्योरम को स्टेप बाय स्टेप प्रूव किया जाता है, लॉजिक स्ट्रक्चर राइगर बनाए जाते हैं और रामानुजाचार्य को अप्रोच किया जाता है कि डायरेक्ट रिजल्ट दिखाओ, प्रूफ ना दिखाओ और प्योर इंस्टीट्यूशन की तरह काम करो। जैसे मतलब ये था कि हार्डी के लिए मैथमेटिशियन एक सिस्टम थी, रामानुजाचार्य के लिए वो एक लैंग्वेज थी। इतनी आसान तरीके से वो जान पा रहे थे हर प्रॉब्लम को, हर फार्मूले को और हर थ्योरम को। इस बात से हार्डी बोलता है उनसे कि प्रूफ दिखाओ वरना ये एक्सेप्ट नहीं होगा। जो भी वो आंसर शॉर्ट फॉर्म में निकाल दे रहे थे, रामानुजाचार्य कहते हैं कि मुझे रिजल्ट क्लियरली दिख रहा है, प्रूफ की जरूरत क्या है। उनका कहना था कि अगर कोई चीज रिजल्ट दिख रही है तो प्रूफ की जरूरत क्या है। इसलिए कहते हैं ना कि जब जीनियस जिस सिस्टम से टकराता है तो या तो सिस्टम बदलता है या तो जीनियस टूट जाता है, क्योंकि दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। इतनी फास्ट जब कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्ट आंसर देने लगते हैं, तो वहाँ के लोग उनसे पूछते हैं कि आप इतना फास्टली कैसे कर लेते हैं। तो उनके द्वारा ओपनली कहा जाता है कि उन्हें फार्मूला सपनों में मिलते हैं। कैन यू बिलीव दैट कि उन्हें फार्मूला सपनों में मिलते हैं। गॉडेस हैं जिनका नाम है नामागिरी थयार, उन्हें गाइड करती हैं। अब क्योंकि ब्रिटिश लोग तो इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करते थे, उनका जो रिएक्शन होता है वो देखने लायक होता है। तो एकेडमिक्स के लिए ये उन्हें अनएक्सेप्टेबल कर दिया जाता है कि ये नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, डायरेक्ट आंसर से कुछ नहीं होता, आपको प्रूफ निकाल के देना होगा। अब जो वहाँ के इंग्लैंड के लोग थे वो मैथ को गॉडेस और पूजा पाठ से तो जोड़ नहीं सकते, किसी देवी देवता से जोड़ नहीं सकते। मैथ को वो समझते हैं कि ये प्योर लॉजिक पर प्रूफ के साथ हमको चाहिए, मतलब उसका कोई लॉजिक होना चाहिए, जो भी आप थ्योरम दे रहे हैं उसका कोई प्रूफ होना चाहिए। अब यहीं पे कन्फ्लिक्ट हो जाता है दोनों के बीच में। ये जो मुद्दा हो जाता है ये सिर्फ साइंस वर्सेस बिलीव का नहीं होता है, ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट का एक टकराव बन जाता है। एक आदमी के सपने में कोई देवी आती है और उसको इतना सटीक आंसर दे के चली जाती है, क्योंकि रामानुजाचार्य जी उस सोसाइटी के हिसाब से एकदम अलग थे। जैसे कि आज भी हमारी सोसाइटी में कोई अगर अलग सोच ले, अलग काम करता है, तो लोग उसे समझने की जगह कि कैसे आखिर ये हो रहा है उसे रिजेक्ट कर देते हैं, या फिर उसे ताना मारते हैं, या फिर उससे बेवकूफ़ बोलते हैं, जो भी मतलब उनको बुराइयां करनी होती है वो करते हैं। अब हर जीनियस थोड़ा अलग होता ही है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो अलग है, प्रॉब्लम ये है कि दुनिया सेम रहना चाहती है, वो बदलना ही नहीं चाहती। लेकिन असली स्ट्रगल अभी उनकी ज़िंदगी में आना बाकी था, जब बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते रामानुजाचार्य जी अंदर ही टूटने लगे थे। तब होता है उनका असली वॉर। बात यह है कि बाहर वॉर चल रहा था, लेकिन रामानुजाचार्य जी के अंदर भी एक वॉर चल रहा था, क्योंकि उनके पास कोई ना फैमिली थी, ना ही अपने लोग थे, ना ही कोई इमोशनल सपोर्ट था। सिर्फ एक होप थी, उनकी वाइफ जानकी एमल। दरअसल बात यह है कि रामानुजाचार्य रोज वेट करते थे कि एक लेटर का, कि उनके लिए कोई लेटर आएगा, लेकिन कोई लेटर उनके लिए नहीं आता था। अब उनको ये लगने लगा था कि क्या जानकी मुझे भूल गई है, क्या मैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट इंसान नहीं रहा हूँ। लेकिन इंडिया में सच कुछ और ही चल रहा था। जानकी लेटर्स तो भेजती थी, जो उनकी वाइफ थी बार बार लेटर भेजती थी, प्यार से इंतजार के साथ में लेटर भेजा करती थी, लेकिन वो लेटर्स रामानुजाचार्य जी तक पहुंचाए ही नहीं जाते थे, क्योंकि रामानुजाचार्य जी की जो माँ थी वो जानबूझकर उस लेटर को रोक दिया करती थी। इसके पीछे सबसे बड़ा ये रीज़न था क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि रामानुजा जी का फोकस पढ़ाई से छूटे, वो वाइफ के पास वापस लौट आए। सोचो, एक इंसान जो ऑलरेडी फॉरेन लैंड में अकेला पड़ा हुआ है, जिसको लगता है कि उसकी वाइफ उसे भूल गई है और उसके पास कोई सच बताने वाला भी नहीं है, क्या बीतती होगी उनके ऊपर, कैसे फोकस कर पाते होंगे वो। कभी कभी दोस्तों, सच छुपाने वाले दुश्मन नहीं होते हैं, लेकिन उनका डिसीजन ज़िंदगी बर्बाद कर देने वाला होता है। ये सिर्फ इमोशनल पेन नहीं था, ये मेंटल ब्रेकडाउन का स्टार्टिंग पॉइंट था, क्योंकि उनका फोकस टूटने लगा था, हेल्थ गिरने लगी थी और लोनलेस उनको बहुत ज़्यादा घेर चुकी थी। इसीलिए आज भी कितने लोग हैं जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखते हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ उनका एक ही मैसेज रहता है कि सिर्फ एक कॉल, सिर्फ एक कनेक्शन किसी तरह हो जाए घर से, इसके लिए बेचारे वो तरसते रहते हैं। दोस्तों, कोई भी काम अकेला अगर हो तो इंसान उससे नहीं, लेकिन कनेक्शन की कमी से जरूर टूटने लगता है अंदर। और जब एक जीनियस इमोशनल और फिजिकल दोनों तरह से टूटने लगता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ उसकी लाइफ पर नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ता है। दोस्तों, जब एक जीनियस ऑलरेडी लॉनलेस, वॉर और स्ट्रेस से लड़ रहा हो और
और उसी वक्त उसका अपना शरीर उसका साथ छोड़ने लगे, तो कहानी सिर्फ स्ट्रगल की नहीं होती है, वो ट्रेजेडी बन जाती है। श्रीनिवास रामानुजाचार्य की हेल्थ के साथ रिपीटेडली कुछ ऐसा ही हो रहा था। कांस्टेंट वीकनेस हो रही थी, फीवर आ रहे थे, सेवर वेट लॉस हो रहा था, डाइजेस्टिक प्रॉब्लम उनको आने लगी थी। अब उनकी ज़िंदगी ये हो गई थी कि हॉस्पिटल और हॉस्टल के बीच में फंस के वो रह गए थे। उस टाइम डॉक्टर ने डायग्नोस किया तो पाया गया कि उनको टर्बुकुलोसिस हो गया है, जिसे हम टीबी कहते हैं। अब उस एरा में टीबी एक कॉमन डायग्नोसिस थी। सालों बाद एक रिसर्च ने इनकी बीमारी की पूरी कहानी ही बदल दी। 1994 में डॉक्टर D.A.B. यंग ने रामानुजाचार्य के रिकॉर्ड्स को स्टडी किया और पाया कि रियल डिसीज उनको थी हेपेटिक एमोबियस। दोस्तों, ये एक इन्फेक्शन होता है जो कंटामिनेटेड यानी कि वाटर या फिर फूड से होता है। पहले डिसेंट्री यानी कि पेट इन्फेक्शन होता है और फिर वो लीवर तक पहुंच जाता है। अब रामानुजा जी की जो इंडिया में ऑलरेडी डायसेंट्री हो चुकी थी, जो बाद में सेवर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई थी, जो इनको बीमारी थी उस टाइम में भी इस चीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल था और रिकवरी चांसेस भी अच्छे थे, लेकिन गलत डायग्नोसिस हुआ, रॉन्ग ट्रीटमेंट दिया गया और डिले किया गया ट्रीटमेंट में। इन्हीं कमियों की वजह से सब कुछ खत्म हो चुका था। सोचो, एक इंसान जो दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, वो एक सिंपल मेडिकल मिस्टेक से हार मान जाता है। लेकिन अगर रामानुजाचार्य जी जिंदा रहते और डिस्कवरीज होती तो मैथमेटिक्स और आगे बढ़ता, साइंस का फ्यूचर और डिफरेंट होता। कभी कभी एक गलती सिर्फ एक लाइफ नहीं ले जाती है, वो कई फ्यूचर्स को छीन कर ले जाती है। आज भी दुनिया में हर साल लाखों लोग गलत डायग्नोसिस की वजह से सफ़र कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, लेकिन सिस्टम अभी तक परफेक्ट नहीं हुआ है। साइंस पावरफुल होती है, लेकिन जब सिस्टम फेल होता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। और आखिरकार सिर्फ 32 साल की एज में एक ऐसा दिमाग जो इन्फिनिटी को समझता था, खुद एक लिमिटेड लाइफ में सीमित रह गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को मैथमेटिक्स के बहुत सारे फार्मूले और बहुत सारे थ्योरम्स दिए। सिर्फ 32 साल की एज में ही श्रीनिवास रामानुजन जी दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोग मरते हैं तो वो अपने काम में जिंदा भी रहते हैं। रामानुजन जी जाने से पहले कुछ नोटबुक छोड़ गए थे जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला था। थाउजेंड्स ऑफ फार्मूले उसमें लिखे हुए थे, इनफिनाइट सीरीज लिखी हुई थी, नंबर के पैटर्न्स लिखे हुए थे, ऐसे रिजल्ट्स उनके पास लिखे हुए थे जो उस वक्त समझ के बाहर थे। और आज 100 साल हो गए हैं इस बात को मैथमेटिशियन उनके काम के डिकोड ही नहीं कर पा रहे। अब रामानुजाचार्य जी सिर्फ टाइम से आगे नहीं थे, वो फ्यूचर के लिए मैथमेटिक्स तैयार कर रहे थे। 1976 में एक शॉकिंग डिस्कवरी हुई, एक लॉस्ट नोटबुक में मिला जिसमें ऐसे फार्मूलेस थे जो मॉडर्न फिजिक्स यानी स्ट्रिंग थ्योरी तक में उसमें दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी लाइफ में जितना दिया उससे कहीं ज़्यादा वो मरने के बाद देके गए थे। आज भी इंडिया में कितने टैलेंटेड लोग हैं जो रिकॉग्नाइज भी नहीं किए जा रहे हैं और वो ख़त्म होते जा रहे हैं। उन्होंने हार्डी को लेटर लिखा और उनसे मिले, लेकिन हर जीनियस को हार्डी नहीं मिलता है। सोचो, अगर उन्हें सही ट्रीटमेंट मिलता, अगर उन्हें इमोशनल सपोर्ट मिलता तो शायद आज मैथमेटिक्स की दुनिया और भी आगे होती। अब जिंदगी ने उन्हें सिर्फ 32 साल दिए, लेकिन उन्होंने उन 32 सालों में इन्फिनाइट को छू लिया था। रामानुजन एक इंसान नहीं थे, वो एक फिनोमिना थे जिसे समझने में दुनिया को अभी तक वक्त लग रहा है। 1976 की बात है, एक अमेरिकन मैथमेटिशियन जॉर्ज एंड्रयूज जो थे वो लाइब्रेरी में रिसर्च कर रहे थे जब उन्हें एक डस्टी फाइल मिली। तो ये थी रामानुजाचार्य जी की लॉस्ट नोटबुक। इस नोटबुक में ऐसे फार्मूले थे जो रामानुजाचार्य ने अपनी डेथ के लास्ट फेज में लिखे हुए थे, स्पेशली मॉग थीटा फंक्शन, या फिर उस टाइम कोई भी मैथमेटिशियन उन्हें फुली समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन 20वीं सेंचुरी के एंड तक 21वीं सेंचुरी में, यानी ऐसा हम बोल सकते हैं, ये फार्मूला यूज़ होने लगे थे स्ट्रिंग थ्योरी के रूप में, ब्लैक होल फिजिक्स के रूप में और क्वांटम मैथमेटिक्स के रूप में। रामानुजाचार्य जी सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे, वो फ्यूचर के लिए लिख रहे थे। एक दिन H.G. हार्डी हॉस्पिटल में रामानुजाचार्य से मिलने आते हैं। हार्डी ने कैजुअली बोला, आज जिस टैक्सी में आया उसका नंबर 1729 था, काफ़ी बोरिंग नंबर था। रामानुजाचार्य जी तुरंत जवाब देते हैं, नहीं, ये बोरिंग नहीं था, ये सबसे छोटा नंबर है जो दो अलग तरीक़ों से क्यूब्स के सम में लिखा जा सकता है। जैसे कि 1729 क्यूब, जैसे 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब बराबर 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यानी कि 1 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब इतना बनेगा, 1729 बनेगा। 9 का
9 का क्यूब और 10 का क्यूब अगर ऐड किया जाता है तो 1729 बनेगा, और ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर कोई और नहीं है। अब जहां हार्डी को एक रैंडम नंबर दिखा, रामानुजाचार्य ने उस पर पूरा पैटर्न ही बता डाला। सोचिए, इतने जीनियस मैथमेटिशियन से आज के टाइम में मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट कंपेयर करते हैं रामानुजाचार्य जी के काम को एआई मॉडल से। अब एआई भी पैटर्न डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करके आंसर देता है, हर स्टेप एक्सप्लेन नहीं कर पाता है उनके जैसा, बिल्कुल रामानुजाचार्य की तरह ही कभी कभी कर देता है। तो डिफरेंट क्या है? आप एआई डेटा से सीख सकते हैं, लेकिन रामानुजाचार्य जी एक इंस्टीट्यूशन थे। आज हम एआई बना रहे हैं, लेकिन एक वक्त था जब एक इंसान खुद एआई जैसा सोच रहा था। अगर हम बात करें तो रामानुजाचार्य जी के लिए मैथ जो थी वो सिर्फ एक कैलकुलेशन नहीं थी, वो एक डिवाइन कनेक्शन था। वो कहते थे कि उन्हें फार्मूला सपनों में मिलते हैं, गॉडेस के द्वारा, जो नामागिरी थावरे हैं उन्हें गाइड करती हैं कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेकिन जहाँ साइंस ख़त्म होती है, शायद वहीं से रामानुजाचार्य जी शुरू होते हैं। इसलिए उन वैज्ञानिकों को एकदम कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो कैसे रहा है। उन्होंने लेकिन सबके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के दिया है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि जीनियस बनने के लिए क्या चाहिए, बिलीफ चाहिए या फिर लॉजिक चाहिए। आज भी दुनिया में कितने रामानुजाचार्य हैं जो किसी छोटे से गाँव में, किसी छोटी सी रूम में अपने सपनों के साथ स्ट्रगल करते हुए आपको दिखाई देंगे। तो टैलेंट जन्म से मिलता है, लेकिन उसे पहचान मिलना सिस्टम पर डिपेंड करता है। रामानुजाचार्य जी ने हमें फार्मूले दिए, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमें एक और चीज़ सिखाती है। जीनियस को सिर्फ समझना नहीं, उसे सपोर्ट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि अगला रामानुजन शायद कहीं आज भी इंतज़ार कर रहा होगा कि उसको मौका मिले। ये थे हमारे जीनियस मैथमेटिशियन रामानुजाचार्य जी की कहानी। अगली कहानी में फिर मिलेंगे ऐसे ही एक महान इंसान के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।